तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर करा था उसमें हमने लेक्स के बारे में पढ़ा था कि लेक्स जो होती हैं वो किस तरह की होती है, कितने टाइप की होती है, क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें कर ली थी। तो अभी तक हमने जो पार्ट्स कवर करे हैं उनमें हमने एंडोजेनिक फोर्सेस को देख लिया। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस थे? जो आपके अर्थ के नीचे की तरफ से लग रहे थे, ठीक है। जो अर्थ के नीचे टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जो चीज़ें फॉर्म हो रही थी, वॉल्केनो पड़ा, माउंटेन पड़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह बहुत कुछ पता कर लिया हमने। तो एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं वो हमारे लगभग कवर हो गए सारे। तो अब हमें किसकी बात करनी शुरू करनी चाहिए? एक्सोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं? दीज आर दोज फोर्सेस विच अप्लाई आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट के बाहर की तरफ क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो इनकी वजह से जो मेन हमें चीज़ें देखने को मिलती है, हमने बात करी थी कि वाटर जैसे चल रहा है तो अगर वो किसी जगह से जा रहा है और रॉक को तोड़ देता है तो फोर्स लगा रहा है रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से रॉक की शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिर हमने प्लेट्यूज को देखा कि प्लेट्यूज जो होते हैं उनके ऊपर से वाटर जाता है तो प्लेट्यूज धीरे धीरे प्लेन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हमने ऐसी कुछ चीज़ें देखी थी। हमने पता करा था कि ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं इनकी वजह से क्या होता जा रहा है, हमारा लैंडफॉर्म चेंज होता जा रहा है ना। जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, एयर हो गई, वाटर हो गई, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो ऊपर, जो क्रस्ट के ऊपर के लैंड फॉर्म से, कोई माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, इन सब की शेप जो है वो चेंज होती चली जा रही है। तो हमें क्या करना है, अब इन सब लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इरोजन वाला काम हो रहा है, वेदरिंग वाला काम हो रहा है, जो तोड़ने का काम हो रहा है उन पार्टिकल्स को, उन मटेरियल्स को, सेडिमेंट्स को तोड़ने, है ना, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट करने का जो काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है और ये किस तरह से हो रहा है, कि रॉक जो होती है वो किस तरह से टूट जाती है, किस तरह से वेदर्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज जानेंगे, है ना, कि वेदरिंग वाला प्रोसेस कैसे होता है। और फिर क्या करेंगे, अगली क्लास से हम फिर इन लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि इन वेदरिंग की वजह से किस तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो गए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो किसके बारे में रहेगा? वेदरिंग के बारे में। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बाद में एक और टॉपिक पढ़ेंगे मास मूवमेंट का, है ना। तो अभी तो हम लेकिन किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग जो होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था वेदरिंग क्या होती है। मैंने कहा था वेदरिंग पढ़ने से अच्छा क्या होता है, आप सबसे पहले पढ़ लें, या फिर हाँ चलो ऐसा करें, आप क्या करें, मैंने बताया था डेनुडेशन को पढ़ें सबसे पहले कि डेनुडेशन क्या होता है। डेनुडेशन एक बड़ा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिसमें जो पहला पार्ट था वो किसके बारे में बात करता है डेनुडेशन के अंदर, वेदरिंग के बारे में, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। वेदरिंग के बाद में फिर जो सेकंड चीज आती है डेनुडेशन में, वो होता है इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमने पढ़ी चीजें, आज दोबारा मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, डिपोजिशन। अब इरोजन की अब डेनुडेशन ही पूरे प्रोसेस है कि मतलब किसी चीज की वेदरिंग होना, फिर उसके मटेरियल का इरोड होकर कहीं और जाना और जाके फिर वहां पे डिपॉजिट हो जाना। ये पूरा प्रोसेस क्या है, डेनुडेशन का प्रोसेस है, इसको डेनुडेशन कहते हैं। तो वेदरिंग में क्या होता था, वेदरिंग में हमने पढ़ा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक मटेरियल, रॉक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो जाना बाय किसके द्वारा, एक्सोजेनिक फोर्सेस, बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये चीज याद रखना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक मटेरियल बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर की तरफ लग रहे हैं फोर्सेस। फिर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया मटेरियल, हमारे पास ब्रेक डाउन होकर आ गया। अब क्या होगा, वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रॉक है, वो टूट गई, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। अब पानी के साथ में अगर वो पार्टिकल्स बहते हुए चले गए, या हवा के साथ उड़ते हुए चले गए, ठीक है, या ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर के साथ में, ग्लेशियर अगर आ रहा है ऊपर से तो ग्लेशियर उसको अपने साथ में ले गया। पानी की वेव्स जो होती है, अगर पानी की वेव्स भी हमको पता है कि वो भी वेदरिंग करती है, वेदरिंग करने के बाद में मान लो किसी पहाड़ से टकराई, उस पहाड़ के कुछ पार्टिकल्स पानी में गिरे तो समुद्र की लहरें उसको अपने साथ में ले जाएंगी। तो ये जो होता है इसे कहते हैं इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन का मतलब तो क्या हो गया, जैसे इरोजन के लिए अगर वर्ड यूज में लूँ तो रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड
जो वेदर्ड हो चुका, मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से कहां चला गया, दूसरी जगह पे चला गया। कौन लेके गया? बाय एजेंट्स। एजेंट्स कौन थे? लाइक आप इसमें लिख देंगे किसके बारे में? वाटर, आइस, वेव्स, और क्या बताया था मैंने? विंड, ईटीसी। इस तरह की चीजें जो होती है, इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको एक जगह से कहां ले जाते हैं, दूसरी जगह पर लेके चले जाते हैं। अब दूसरी जगह पे ले जाके मान लो कहीं पे छोड़ दिया, जैसे हमने देखा था कि जो समुद्र वाली वेव्स थी वो पहाड़ों को इरोड तो कर रही थी, और उनका जो इरोजन वाला जो सेडिमेंट था उसको ले जाकर बीचेस पे छोड़ देती थी। तो बीचेस के ऊपर जो आपको सैंड मिलती है वो उन्हीं पहाड़ों के पार्टिकल्स हैं जो कि क्या हो चुके हैं, वेदर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे हमने पढ़ी थी चीजें। तो डिपोजिशन में क्या होता है, ये जितनी भी चीजें जो है कहीं पे जाके एक जगह पे, आप इसमें लिखते हो सेटलिंग डाउन ऑफ वेदर्ड मटेरियल, की वेदर्ड मटेरियल कहीं पर आकर क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। सेटल डाउन मतलब आके वहां पे रुक गया। तो ये होता है पूरा प्रोसेस डेन्यूडेशन का, जिसमें वेदरिंग होती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर जगह पे डिपोजिशन हो जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर इस तरह का कोई प्रोसेस हो रहा है, इस तरह का अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, देखो चैप्टर का नाम वेदरिंग है पर होना वैसे इसका नाम डेन्यूडेशन चाहिए था, लेकिन क्या होता है बड़ा जो नाम चलता है जिससे हम इस टॉपिक को जानते हैं वो वेदरिंग है। बाकी हो अगर डेन्यूडेशन नाम हो तो ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है, लेकिन हमने इसको वेदरिंग नाम दे दिया। अब देखते हैं इसके अंदर आगे। तो ये आपको समझ में आ गए तीनों चीज़ें, इनको सेव करते हुए चलता हूं मैं आपको। तो देखो इसमें एक चीज़ अपन लिखते हैं, आप क्या करना है इसके नीचे की तरफ लिख लेना, फ्रॉम दीज, या ऐसा नहीं लिख के हम इसको लिखेंगे या मैं इसको रफ कर दूं तो आप, इसको रफ कर देता हूं अभी। तो हमने जो चीजें पढ़ी उसमें क्या देखेंगे, क्या कह देंगे अपन, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। तो ऊपर जो अभी हमने पढ़ा इससे हमें पता लगा कि दो तरह के लैंडफॉर्म बन सकते हैं। दो तरह के लैंडफॉर्म कैसे, कि एक तो जिस जगह पे वेदरिंग हुई है, मतलब जहां से रॉक के पार्टिकल टूट गए, तो मान लो पहले वहां पे एक अच्छी खासी रॉक थी, लेकिन अब उसके पार्टिकल्स टूट गए तो वो रॉक वैसी रही नहीं, उसकी लैंडफॉर्म में क्या आ गया, चेंज आ गया, अब वो अलग दिख रही है। और उसके पार्टिकल्स कहीं पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे हमको वो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो हम पहले वो पार्टिकल्स नहीं थे वहां पे, लेकिन अब देखने को मिलते हैं, तो वहां पे भी लैंडफॉर्म में चेंज आ गया। तो होता क्या है, फ्रॉम अबाउ वी कैन सेड इट टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड, दो तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं। लेकिन इसके लिए मैं जो वर्ड यूज में लूंगा, मैं कहूंगा देखो इन सीतु और एक्स सीतु। इन सीतु का मतलब होता है उसी जगह पे, और एक्स सीतु का मतलब होता है दूसरी जगह पे। तो उसी जगह पे इन सीतु मतलब उस जगह पे जिस जगह पे क्या हुआ था, इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई। तो इन सीतु वाली जगह जो होती है वहां पे आपको किस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, इरोजनल वाले। कैसे वाले देखने को मिलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म, जहां पे इरोजन हुआ। एक्स सेतु का मतलब क्या होता है, उस जगह पे नहीं, किसी दूसरी जगह पे। इन सीतु का मतलब होता है सेम जगह पे, एक्स सीतु मतलब होता है दूसरी जगह पे। ये याद रखना, ये आगे आएगा, नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ेंगे तब दोबारा ये वर्ड आएंगे, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा समझ लिए। एक्स सेतु का मतलब होता है दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पे क्या होता है, इरोजन नहीं होता, दूसरी जगह पे तो जाके डिपोजिशन होता है। तो हम कौन से लैंडफॉर्म कह देंगे उसको, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। आया समझ में? तो हम कहते हैं अबाव से हमें पता लगा कि दो तरह के लैंडफॉर्म बन सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और आगे आने वाले हमारे जो 2-3 लेक्चर रहने वाले हैं वो इन्हीं पे रहने वाले हैं। अपन क्या करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे,
रिवर ने कैसे कितने इरोजन बनाए, कितने डिपोजिशन बनाए, फिर विंड ने कितने इरोजनल डिपोजिशनल, आइस ने कितने बनाए, वेव्स ने कितने बनाए, बहुत कुछ है पढ़ने को अभी लैंड फॉर्म्स के अंदर, है ना। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ से शुरुआत होती है, ये सारी कहानी जो है ये वेदरिंग पे टिकी है, वेदरिंग होना जरूरी है तभी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं और हम उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आगे बात आती है कि ठीक है सर ये तो आप बाद में पढ़ाओगे, लेकिन अभी तो वेदरिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, तो वेदरिंग कोई कंप्लीट करें। तो ये वेदरिंग होती कैसे है, तो हमने देखा अभी रिवर विंड वगैरह बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो ये करवाते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए देखो अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं weathering is done by 3 टाइप्स। वेदरिंग जो होती है वो 3 तरीके से हो सकती है, मतलब 3 तरीके से वेदरिंग हो सकती है। कौन कौन कर सकता है? 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, एक साथ ही समझते हैं। तीनों वेदरिंग जो होती है, तीनों वेदरिंग में देखो अपन कह रहे हैं सबसे पहले जो वेदरिंग होती है वो होती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग मतलब जब केमिकल से कोई चीज़ टूट जाए, केमिकल्स की वजह से। जैसे केमिकल्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है, हमारे जो भी एयर है या एटमॉस्फेयर है हमारा जो, इसके अंदर 3 गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। एक तो ऑक्सीजन है जो कि रिएक्टिव भी होती है, ऑक्सीजन, इसके अलावा एक हाइड्रोजन गैस है, या इनके नाम लिखते हैं प्रोसेस की। तो देखो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन अगर वेदरिंग करती है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसे क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन ने करी तो उसको कहेंगे हाइड्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने करी तो उसको कहेंगे कार्बोनेशन। सिंपल है, सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन गैस ने वेदरिंग करी केमिकल, मतलब केमिकली रिएक्ट करके, तो उसको ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ने करा तो हाइड्रेशन, और कार्बन ने करा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने करा, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्बोनेशन कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। अभी पढ़ेंगे अपन इसको आगे डिटेल में, लेकिन अभी बस मैं आपको एक वो समरी बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। केमिकल वेदरिंग के अलावा आपके कौन सी वेदरिंग आ सकती है या होती है? मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग मतलब वहाँ पे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही, वहाँ पे बस जोड़ लगा के, फोर्स लगा के चीज़ों को क्या करा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। केमिकल में तो रिएक्शन हो रही है, मैकेनिकल में रिएक्शन नहीं हो रही, बस जोड़ लगा के, फोर्स लगा के तोड़ा जा रहा है। अब आप कहते हो अगर मैकेनिकल वेदरिंग हो रही है तो मैकेनिकल वेदरिंग करने वाली कौन होती है? एक तो वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा आइस के बारे में लिखते हैं। आइस की जगह अपन ज़्यादा सही रहता है कि फ्रॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जानते हो? वाटर तो क्या हो गया, ये जैसे पानी जो है, ठीक है, पानी किसी जगह पे आके गिरा तो वाटर जो गिरता है, वाटर को अगर अपन चाहें तो यहाँ पे पूरा इसको क्या लिख सकते हैं? रनिंग वाटर। चलता हो पानी जब किसी चीज़ पे जाता है तो वहाँ पे वो क्या करता है? उस चीज़ को तोड़ता है, उस चीज़ की वेदरिंग करता है, उसके पार्टिकल्स को अपने साथ में ले जाता है। तो जो पानी होता है रनिंग वाटर, वो क्या करता है? इस तरह से चीज़ों को तोड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अपन एब्रेशन। क्या कहते हैं इससे? एब्रेशन कहते हैं। तो एब्रेशन का मतलब क्या होता है? एब्रेशन का मतलब होता है जब रनिंग वाटर, ठीक है, अपने साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको लेकर जाता है। अब जैसे पानी के साथ में मान लो कोई पार्टिकल गया, जाके किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तेजी से, दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे, फ्रिक्शन जनरेट होगा, पार्टिकल्स टूटेंगे, और ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन में लिख भी देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा लिख लें यहाँ पे। ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन। इसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। कोलिजन मतलब एक दूसरे से आके भिड़ते हैं। पानी लेके जाता है अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स, ले जाके किसी रॉक के भिड़ गया तो रॉक के जो पार्टिकल्स हैं और पानी वाले पार्टिकल्स भिड़े एक दूसरे से, भिड़ने के बाद टूट गए। या पानी में कोई मान लो छोटा सा पत्थर बहता हो जा रहा है नदी के अंदर और किसी जाके चट्टान से टकरा गया पानी के साथ साथ में, दोनों एक दूसरे से भिड़े,
चट्टान के कुछ पार्टिकल्स टूटे, उस रॉक के कुछ पार्टिकल टूटे, जो छोटा सा पत्थर जा रहा है। ऐसे बस ये एब्रेशन होता रहता है, हमेशा चलता रहता है रनिंग वाटर की वजह से। विंड जो होती है, हवा चलती है, हवा की वजह से तो होते ही है, इसको एओलियन भी कहते हैं, अभी आगे बता दूंगा। इसके अलावा फ्रॉस्ट होता है। फ्रॉस्ट मतलब कि दिन के टाइम तो पानी है और रात के टाइम पे सर्दी होने की वजह से वो जम जाता है, आइस बन जाता है, फिर दिन के टाइम पानी, रात के टाइम आइस, उसकी वजह से टूटता है। और इसके अलावा ये चीज़ें आप इसके अंदर याद रखो। इसके अलावा मैकेनिकल वेदरिंग के अलावा एक और वेदरिंग होती है, उसको अपन कौन सी कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग थिंग वो यहाँ पे हेल्प करती है कहीं के अंदर, वेदरिंग के अंदर, जैसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट्स हेल्प करते हैं, एनिमल्स हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। किस तरह करते हैं समझते हैं आगे। ठीक है, ये इसमें मैकेनिकल वेदरिंग में एक और लिख लेना पॉइंट, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, टेम्परेचर जब चेंज होता है, जैसे मान लो रात के टाइम ठंड है तो जो रॉक्स के पार्टिकल होंगे सिकुड़ेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ठंड में हम भी सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके पास आ जाएंगे। लेकिन दिन के टाइम पे जैसे ही गर्मी आएगी तो सब क्या हो जाएंगे, फिर से ओपन हो जाएंगे। फिर रात के टाइम वो क्या होंगे, फिर सिकुड़ जाएंगे। फिर दिन के टाइम क्या हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। रात के टाइम फिर पास आ जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। जब इतना पास दूर चलता रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक होती है उसके बीच में क्रैक आ जाता है, और वो जो क्रैक होता है उसकी वजह से वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, वेदरिंग देखने को मिलती है। तो आप इसमें लिख लेना टेम्परेचर चेंज। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया इसको कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं एक्सफोलिएशन। क्या कहते हैं इसे? एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो एब्रेशन और एक क्या होता है, एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन अभी देख लेते हैं वहाँ पे, जो मैंने आपके लिए क्या है पीडीएफ में तैयार कर दिया, ये जो अब आगे अपन पीडीएफ देखने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बस इनको हमको अब समझना है कि भाई किस में क्या है क्या नहीं है। बाकी हमें मोटा मोटा सारी चीज़ें पता है, बस अब लिखना है हमें। तो देखो मैंने आपके लिए इसकी पीडीएफ तैयार कर रखी है। सबसे ये फोटोज भी ताकि इसी में लगा दी मैंने, आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन कौन सी वेदरिंग देख रहे थे? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मैंने बताया, केमिकल वेदरिंग तीन तरीके से हो सकती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन। तो उनको पढ़ते हैं पहले, फिर फोटोज को देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा हो रही है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन नाम दे दिया। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा बहुत इस पे। अगर ऑक्सीजन की वजह से हो रही है तो ऑक्सीडेशन नाम दिया। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मिनरल्स, मिनरल्स के साथ में रिएक्ट करती है। अब मिनरल्स के साथ में रिएक्ट करने से देखो होता क्या है, होता क्या है, कभी भी अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ में, तो वहां पे क्या बनेगा, कंफर्म है, मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जो खुद होता है वो तो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, लेकिन जो उसका मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसे नेचर का होता है, वीक नेचर का होता है। समझे बात को? तो हुआ क्या, मान लो एक चट्टान है इस तरह की, अब इस पर क्या आके टकरा रही है, बार बार ऑक्सीजन आके टकरा रही है, और मान लीजिए इस चट्टान के अंदर क्या है, आयरन है, पूरी में आयरन है। लेकिन होगा क्या, ऊपर ऊपर की लेयर से तो ऑक्सीजन आके टकराएगी, चट्टान के ऊपर ऊपर ऑक्सीजन आके टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, और जो मेटल है, मतलब जैसे आपका मान लो आयरन है, उसको काई में कन्वर्ट कर देगी, आयरन के ऑक्साइड के अंदर। अब जैसे ही आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो वो रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है वहाँ पे, जो हम जंग देखते हैं ना वो इस तरह ही लगती है। तो इस तरह से क्या होगा, रॉक के अंदर भी जंग लग जाएगी, हालांकि जंग लगती हुई हमको दिखेगी नहीं, पर फिर भी वहाँ के जो रॉक, जो आयरन के पार्टिकल्स है वो सारे वीक हो जाएंगे। वीक होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे के जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जो नीचे स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने इस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करा, उनसे ही वीक वाले क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये वीक वाले अलग निकल जाएंगे और स्ट्रॉन्ग वाले अपनी जगह पर रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, इरोजन देखने को मिला। फिर हाँ, फिर क्या होगा, अगली साइकिल के अंदर वो जो नीचे से स्ट्रॉन्ग वाले अब जो एयर के कांटेक्ट में आ गए, क्योंकि ऊपर वाली एयर तो हट गई, अब वो खुद कांटेक्ट में आ गए, अब वो खुद रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, फिर उनकी लेयर हट जाएगी। ऐसे क्या होता है, कह रहा है ऑक्साइड जो होता है, रस्ट का ऑक्साइड बन जाता है, जिसको अपन आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन बियरिंग रॉक ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, ऐसी रॉक में जिसमें आयरन होता है, और आयरन जो होता है वो कौन से कलर का हो जाता है, जंग लगते ही रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से अगर हाइड्रोजन कर दे तो उसमें क्या कहते हैं अपन, उसको हाइड्रेशन कहते हैं।
लेकिन हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन वहां पे गैस रिएक्ट नहीं करती इन मिनरल्स के साथ में। हाइड्रोजन में जो रिएक्ट करता है वो करता है वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रेशन कहते हैं प्रोसेस को। वाटर क्या करता है, वाटर बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, मिनरल्स के साथ में। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हो गया सर, सिंपल सी भाषा में बताऊं, जैसे क्या हुआ, किसी चट्टान के बीच में थोड़ा सा पानी कहीं चला गया, तो वो क्या करता है, पानी उस चट्टान के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं उनके साथ उनको पकड़ लेता है ना, बॉन्ड बना लेता है उनके साथ में। अब पकड़ने की वजह से क्या होता है, जैसे ही पानी उनको पकड़ता है तो जो मिनरल का पास वाले मिनरल के साथ में बॉन्ड था ना, ठीक है, मतलब ये जैसे पार्टिकल है मिनरल का, ये पार्टिकल है, इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, उसको क्या करेगा, जैसे ही पानी आएगा तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है पानी, एक मिनरल को। इसकी वजह से मिनरल मिनरल का बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने की वजह से क्या होगा, टाइम के साथ में धीरे धीरे वो इतना वीक हो जाता है कि वो मिनरल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसा एक में तो होगा नहीं, ऐसे पूरी उस चट्टान के अंदर जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ वहाँ ये काम होता रहेगा। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर कंबाइंस केमिकली विथ मिनरल्स, मिनरल्स के साथ में कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से मिनरल जो होता है वो एक्सपेंड करता है, मतलब अलग हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर वो अलग हो जाएगा उस रॉक से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, फेल्ड्सपर पढ़ा था हमने, फेल्ड्सपर पढ़ा था, क्या तब पढ़ा था फेल्ड्सपर, मैंने बताया था रॉक्स जो होते हैं, रॉक के अंदर कुछ मिनरल्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, उसमें अपन ने किसका नाम भी देखा था, फेल्ड्सपर का नाम देखा था। तो फेल्ड्सपर जो होता है वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, क्ले बना लेता है ना। तो ये याद रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में क्या होता है, ऐसे ही कार्बोनेशन में क्या होता है। कार्बोनेशन तो हमारा पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था कि एयर के अंदर कौन सी गैस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जैसे ही बारिश होती है, रेन का जो वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर में होती है, उस रेन वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। कौन सा एसिड बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, को लिख लेते हैं कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड जैसे ही लाइमस्टोन या जिप्सम वाली जगहों पे गिरता है, ऐसा कोई माउंटेन या ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई लैंडफॉर्म जो लाइमस्टोन से बना हुआ है, तो उस पर अगर ये जाके गिरेगा तो वहाँ पे क्या करता है, ये उस लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर देता है, गला देता है, पिघला देता है, और फिर बस वो खड्डा होता चला जाता है। हमने देखे थे ऐसे कास्ट लैंडफॉर्म देखे थे अपन ने। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ये जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये रिएक्ट करता है CaCO3 के साथ में। CaCO3 क्या होता है आपका, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बना लेता है, यहाँ पे कार्बोनिक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मुलेज याद रखना चाहो तो रख लेना, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो रख लेगा, जो नहीं है वो जरूरत नहीं है उनको याद रखने की। बस ये बताने का तरीका है कि जैसे कार्बोनिक एसिड ने लाइमस्टोन वाले केमिकल के साथ रिएक्ट करा, तो वहां पे उसने क्या बना लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और घुलने के बाद में कहाँ चला जाएगा, वो वहाँ पे खड्डा सा हो जाएगा। तो इसमें ये दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे एयर में, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होती है और कौन सी एसिड बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब आपके लाइमस्टोन के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और गलता हुआ फिर किधर की तरफ चल जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। सर इतना पढ़ा दिए, अब फोटो दिखा दो, बहुत देर हो गई आपको। ये देखो फोटो, ये दिख रहा है, ये अभी अभी जो मैंने पढ़ाया कास्ट लैंडफॉर्म, कि बीच में खड्डा ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी आके इकट्ठा होता होगा, फिर यहाँ की जो लाइमस्टोन वाला है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करा, और क्या बन गया, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। और कैल्शियम बाय कार्बोनेट डिसॉल्व होकर कहाँ चला गया, सारा ऐसे नीचे चलता जाता है ये। ठीक है, हमने पढ़े थे कास्ट लैंडफॉर्म। ये देखो, ये इस तरह का आपको कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, कि जहाँ जहाँ पे हो रहा है वहाँ वहाँ से इरोजन होता हुआ दिख रहा है हमको, ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, या हाइड्रेशन का भी कुछ इस तरह से ही दिखता है। तो हमने क्या करा है, केमिकल वेदरिंग को समझ लिया, पढ़ लिया कि केमिकल वेदरिंग जो है वो 3 तरीके की हो सकती है। देखो इससे क्या है, कोई मेन मोटा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, आप टेंशन मत लेना कि इतना सब कुछ क्या है, वैसे मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दी चीज़ें, क्योंकि इनसे कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना ये क्यों पढ़ाया, ताकि बन जाए, इन केस ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें, है ना।
अगर इतना पढ़ा है तो इतना से पढ़ने में क्या जाता है, लेकिन कम से कम हमारे रिस्क तो कम हो जाएगा कि अगर इससे क्वेश्चन आ भी गया तो कर देंगे, बता देंगे वेदरिंग जो होती है इस तरह की हो सकती है, हाइड्रेशन वाला जो होता है उसमें क्या होता है बता देंगे अगर चीज़ें पूछेगा। बाकी टॉपिक बहुत बड़ा ही है, लेंथी टॉपिक है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में कवर करा यहाँ पे। आगे अगर बात करते हैं मैकेनिकल वेदरिंग की, तो मैकेनिकल वेदरिंग में देखो क्या होता है, मैकेनिकल में मैंने आपको बताया मैकेनिकल के अंदर सिंपल सी बात है, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होती, वहाँ पे तो क्या होता है चीज़ों की वजह से होता है। जैसे पहला हमने पढ़ा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज को मैंने नाम बताया था एक्सफोलिएशन, ठीक है, एक्सफोलिएशन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिन के टाइम पे मैंने अभी बताया था रॉक क्या हो जाती है, दिन के टाइम तो खुली सी रहती है उसके सारे पार्टिकल्स, रात के टाइम क्या होते हैं सारे सिकुड़ जाते हैं, फिर दिन के टाइम ओपन हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है रॉक्स हीट अप ड्यूरिंग द डे एंड एक्सपेंड, दिन के टाइम तो वो एक्सपेंड करती है और रात के टाइम पे वो क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक वगैरह आ जाते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको वो क्रैक वगैरह आएंगे वो टूट जाएंगे अलग हो जाएंगे। सर देखने को कहाँ मिलती है भाई, तुमको वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पे दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहे और रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी रहे। ऐसी कौन सी जगह होती है, ऐसी जगह होती है डेजर्ट्स, डेजर्ट में दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, तो आपको वहाँ पे इस तरह की ये टेम्परेचर वाला जो है एक्सफोलिएशन वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसी वेदरिंग वहाँ देखने को मिलती है। फ्रॉस्ट वाली कौन सी होती है, मैंने बताया फ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है, जो पानी होता है जो वाटर होता है, वाटर किसी चट्टान के बीच में चला गया क्रैक के बीच में, अब वहाँ जाके रात के टाइम पे क्या होगा, रात के टाइम पे उस वाटर की आइस बनेगी, है ना, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है रात के टाइम पे। आइस बनते ही क्या होता है वो आइस जो होती है जैसी जमने लगेगी तो वो उस रॉक के अंदर प्रेशर लगाएगी, क्योंकि आइस तो सॉलिड है, तो आइस क्या करती है प्रेशर लगाती है, और दिन के टाइम पे दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, दिन में कुछ नहीं करेगा, दिन में बैठा रहेगा उस जो क्रैक है उसके बीच में। रात के टाइम पे जैसे ही आइस बनेगी इस वाटर की फिर वो प्रेशर लगाएगा, फिर दिन के टाइम बैठ जाएगा। इस तरह से क्या होता है वाटर एंटर्स रॉक क्रैक, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होने के बाद में वो क्या होता है आइस एक्सपेंड करने लगती है, फैलने लगती है आइस। आइस जब फैलेगी तो वो उसके जो रॉक होती है उसको प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो रॉक होती है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा हम रनिंग वाटर तो सर बहुत देखते हुए आ रहे हैं कि अगर रनिंग वाटर जब चलता है उसकी वजह से जो प्लेट्यू था हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू धीरे धीरे काय में कन्वर्ट होता चला जा रहा है पेनी प्लेन के अंदर। आ रहा है याद, पढ़ा ही चीज़ें सारी, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते रहना, चीज़ों को पढ़ते चले जाना, क्योंकि होगा क्या हम जब आगे तक पढ़ेंगे बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे और फिर आप सोचो कि मैं एक बार में फिर जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन करूं एक साथ सारा, पॉसिबल नहीं होगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता जाए जैसे ही आपका लेक्चर यहाँ पे कोई कंप्लीट होता है अगले दिन उसका रिवीजन कर लो, अगले दिन करते हो तो आप आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में रिवीजन कर लोगे। लेकिन अगर आप उसको करते हो कि 1-1.5-2 महीने बाद जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद करूंगा, तो जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपको फिर 1.5-2-3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि तब आपको फिर चीज़ें दोबारा समझनी पड़ेगी कि क्या पढ़ाया था सर ने। तो इसलिए सबसे बेस्ट है अभी क्लास हो जाए, बस इसका थोड़े टाइम बाद में या तो आज के दिन या फिर अगले दिन जैसे भी आपको टाइम मिले बस जल्दी से रिवीजन करो और फिर नेक्स्ट लेक्चर को देख लो। रनिंग वाटर में क्या होता है, वाटर रिवर वाटर कैरीज पेबल सैंड, वो रिवर वाटर जब चल रहा होता है तो अपने साथ में सैंड वगैरह लेके जा रहा है, वही रॉक के पार्टिकल लेके जा रहा है, फिर जाके किसी चट्टान से टकरा रहे हैं, टकराने के बाद में वहाँ पे क्या हो रहा है वो सारे एक दूसरे पार्टिकल टूट रहे हैं, रॉक के पार्टिकल टूट रहे हैं, वो चट्टान के पार्टिकल टूट रहे हैं, ऐसे बस होता जा रहा है ये। तो रनिंग वाटर वाला मैंने अपन को इसको पढ़ाया था, एब्रेशन कहा था इसको, तो एब्रेशन वाला प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। दीज हीट एजेंट्स, ये कह रहे हैं रिवर के अंदर सैंड और पेबल्स होते हैं, ये जाके रॉक्स वगैरह से टकराते हैं, उसको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और बस इस तरह की हमको चीज़ें देखने को मिलती है। बस होता क्या है ये जो रॉक्स होती हैं ना ये क्या होती हैं, जैसे मान लो ये रॉक है, ये पानी की ये नदी में आके गिर गई, अब हुआ क्या नदी इसको ऐसे लेके जाएगी, अब जब इससे यहाँ पे आके पानी ये भिड़ेगा, यहाँ पे आके यहाँ पे जैसे पानी भिड़ रहा है इससे बार बार, तो क्या होगा इसका ये वाला पार्ट जो है कोने वाला ये सबसे पहले क्या होगा इरोड होगा, फिर जैसे ही ये इरोड होगा तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, समझ रहे हो आप बात को, यहाँ से इरोड हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आके जब पानी टकराएगा ना तो पानी क्या है इसको यूं ऊपर से निकल जाएगा, इतना तेजी से नहीं टकरा पाएगा क्योंकि गोल हो गई ना ये, तो पानी जैसे इसके ऊपर से निकलेगा तो ये घूम जाएगी। अब घूमने की वजह से क्या होगा, ये नीचे वाले जो नीचे वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट तो बच जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि रॉक घूम जाएगी, यहाँ से पानी ऐसे ऊपर से यूँ निकल जाएगा, लेकिन नीचे वाला तो सीधा है अभी, तो इससे जाके टकराएगी। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट ऐसे हो जाएंगे पर इधर वाला ऐसे ऐसे रह जाएगा। फिर क्या होगा जब उधर वाले पार्ट ऐसे घूम के इधर की तरफ आएगा,
तो इससे आके इधर टकराएगी, इससे आके टकराएगी, पूरी जो चट्टानें इन द एंड कैसी हो जाएगी, इस तरह से गोल हो जाएगी। इसलिए आप देखते हो रिवर के अंदर क्या होते हैं, जो भी आपको स्टोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं सारे राउंड होते हैं, ऐसे गोल से होते हैं, कहीं कॉर्नर वगैरह नहीं निकले रहते। रीज़न ये है उसका, क्योंकि कॉर्नर जो होते हैं वो सबसे पहले इरोड हो जाते हैं, है ना। तो बस चीज़ें हैं, आप समझ पाओगे अब, अगर इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप भी इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। बाद में इसमें लास्ट में कह रहा है बाय एओलियन, एओलियन मतलब विंड की वजह से। स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज हवाएं चलती है, तो हवाएं क्या करती है, वो भी अपने साथ में कोई मान लो अच्छी खासी रॉक है ना। लेकिन रॉक में क्या चीज़ होती है, रॉक में एक चीज़ आप ये समझो कि सब कुछ जो लिखा हुआ है या तो आप इसको नोट कर लेना, है ना। या इसकी पीडीएफ तो कैसे क्या प्रोवाइड कराऊँ मैं, देखूंगा, अगर हुआ तो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो मैंने चीज़ें नोट करी है वो तो आप नोट कर लेना, और इसकी पीडीएफ मैं ऐसा करूंगा, इस वीडियो के जो लिंक है उसके अंदर डाल दूंगा ये वाली पीडीएफ। तो आप उसको या तो फोटो कॉपी निकाल लेना, ज़्यादा इजी रहेगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। कोई लिखना चाहता है, नोट्स तैयार हो रहे हैं तो कर लो, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं है। एक एक तो ऊपर गया, एक स्लाइड ही आई और एक स्लाइड अगली, बस 3 ही स्लाइड है, तो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। लिखना चाहो तो ज़्यादा बेस्ट है कि लिख लेना आप, इसको ख़त्म करना लिख के। और 30 क्या बताया मैंने, हाँ विंड वाला। विंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रॉक है, तो रॉक में क्या होता है, रॉक भाई ऐसा तो है नहीं कि रॉक एक ही लेयर से बनी है। सेडिमेंट्री रॉक है, मान लो सेडिमेंट्री रॉक है तो लेयर बाय लेयर बनी हुई है। अब अगर लेयर बाय लेयर बनी है तो हो सकता है उसके नीचे वाली जो लेयर है ये हार्ड हो, और फिर ये वाली लेयर कैसी हो, सॉफ्ट रॉक की हो, फिर ये वाली हार्ड रॉक फिर ये वाली सॉफ्ट रॉक हो सकता है। या फिर मान लो ये रॉक इस तरह की, तो इसके अंदर ये वाली जो नीचे वाला है ये तो सॉफ्ट है, और ऊपर वाली क्या है, हार्ड है। तो जो सॉफ्ट रॉक होगी वो सबसे पहले इरोड होती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर इसको इरोड करूंगा ना, तो इस वाली को, इसको डायग्राम को सही करते हैं फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक इस तरह की है, ऐसे ऊपर से हार्ड है नीचे से सॉफ्ट है। तो हुआ क्या, जब इसका इरोजन होगा, जैसे इस पे हवाएं आके टकरा रही है, टकराती जा रही है, विंड आके इसके टकरा रही है, टकरा के इसके पार्टिकल्स को तोड़ रही है, पर वो हार्ड वाले के पार्टिकल्स इतने नहीं तोड़ पाएंगे जितने किसके तोड़ेगी, सॉफ्ट वाले के। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, नीचे से तो इस तरह ये इरोड हो जाएगी, और ऊपर से अभी भी आपको कैसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी। समझ रहे हो आप बात को, मतलब ये नीचे से इरोड हो गई, ऊपर से वैसी की वैसी ही रह गई। थोड़ा बहुत चेंज आता है, ऐसा तो नहीं है हार्ड वाली भी नहीं होती, होती ही हार्ड वाली, पर सॉफ्ट वाली जल्दी हो जाती है। इसकी वजह से हमको जो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, हम उसको कहते हैं ये इरोजनल लैंड फॉर्म हो गया, इरोजन हो रहा है क्योंकि। तो अगर ये रॉक जो दिखेगी इसको मैं इरोजनल वाला कहूँगा कि इरोजनल वाला लैंड फॉर्म है ये। लेकिन अभी तो क्या कर रहे हैं हम, एजेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो विंड जो होता है, विंड से जो इरोजन होता है उसको एओलियन कहते हैं, एओलियन विंड को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो सैंड और डस्ट कैरी करती है, तो सैंड और डस्ट जाके किसी रॉक के टकराती है तो उसको भी फिर वहाँ पे क्या करती है, वो इरोड करती है। सेम वाटर वाला प्रोसेस है, यहाँ पे वाटर लेके आ रहा है, यहाँ पे विंड लेकर आ रही है ना। इसके अंदर आप क्या होता है, इसके अगर डायग्राम देखो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि समझ में आ रहा है अब हमें। ये देखो इस तरह का, नीचे से सॉफ्ट थी तो देखो नीचे नीचे से खत्म हो गई, ऊपर से हार्ड थी तो बची हुई है, हवाएं चलती जा रही है, इसको इरोड करती जा रही है। इस तरह का अगर कोई लैंडफॉर्म, इस फीचर हमको देखने को मिलता है, हम इसको कहते हैं इरोजनल रॉक है, ये इरोजनल वाला है ना। और ये वाला जो देखो ऊपर वाला डायग्राम, कि पानी आया, पानी रॉक के स्क्रैक में कलेक्ट हो गया, फ्रीज होने की वजह से ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो गया, फ्रीज होने की वजह से ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से ये आइस में कन्वर्ट होगा तो एक्सपेंड करेगा, ताकत लगाएगा, रॉक के अंदर ताकत लगा रहा है, तोड़ रहा है रॉक को, तोड़ दिया। एक दिन में नहीं तोड़ेगा, सालों लग जाएगी इसको, ठीक है। ऐसा मतलब एक दिन में काम हो रहा है, 3-4 दिन में हो जाएगा, सालों लगेगी इसको, तब जाके रॉक को तोड़ेगा, है ना। क्योंकि बहुत मतलब स्लो चलने वाले प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं ये, बहुत ऐसा तेज नहीं है कि आपको 1-2 दिन के अंदर ये देखने को मिल जाए, स्लो प्रोसेस है। और बायोलॉजिकल वेदरिंग सबसे इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो भाई कहीं पे अगर प्लांट ग्रो कर रहा है, किसी रॉक के आसपास में प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो क्या होता है, जो उसकी प्लांट की रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या करती है, चट्टानों के अंदर घुस जाती हैं, इतनी पावरफुल रूट्स होती हैं। होता है कभी कभार, अगर आपने देखा हो, जैसे आपके घर में जो टैंक होता है, टैंक ठीक है कुछ जगहों में मिलते हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके है घर में टैंक, मतलब ज़मीन में जहाँ पे आप पानी भर के रखते हो, तो उस टैंक के पास में हम पेड़ वगैरह नहीं उगाते, मना करते हैं कि यहाँ पे पेड़ वगैरह मत उगाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसकी रूट्स इतनी पावरफुल है कि वो ज़मीन को चीरते हुए उस टैंक के चारों तरफ, अगर आप कितनी अच्छी मोटी लेयर चढ़ा दो पत्थर की, लेकिन वो पत्थर के बीच में से होती हुई उनको चीरते हुए वो कहाँ चल जाएगी, टैंक की तरफ चल जाएगी। क्योंकि टैंक की तरफ क्या है, वाटर है, टैंक की तरफ क्या है, वाटर, और रूट जो होती है वो तो वाटर चाहती है, तो वैसे जगह बनाती हुई पहुँच जाएगी।
तो होता क्या है, ये जो रूट्स होती है बहुत पावरफुल होती है, ये किसी भी पत्थर को क्या कर देगी, तोड़ देगी, पत्थर के अंदर चली जाएगी, लेकिन बहुत क्या लग जाता है, इसको समय लगता है, ऐसा नहीं है एक दिन में हुआ 2 दिन में हुआ, बहुत समय लगेगा उसको। तो कह रहा है रूट्स ग्रो इनटू क्रैक्स ऑफ रॉक, रॉक की क्रैक्स में जाती है, वहां प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाने की वजह से वो टूट जाता है। एनिमल्स भी ऐसा करते हैं, एनिमल्स जैसे मान लीजिए बड़े एनिमल्स की बात करें, हाथी है, हाथी अगर चल रहा है तो हाथी के नीचे मान लीजिए कोई डेबरी आ गई, कोई कंकड़ आ गया, कोई पत्थर आ गया, जैसे उस कंकड़ पे हाथी पाँव रखेगा वो कंकड़ क्या हो जाएगा, चूरा बन जाएगा उसका। और चूरा बनते ही हम क्या कहेंगे कि वो कंकड़ जो है उसका एक तरह से वेदरिंग हो गई। भाई वेदरिंग ऐसा नहीं है हमेशा बड़े बड़े माउंटेन प्लेट्यूज वगैरह पे देखने को मिले, छोटा सा कंकड़ की भी तो वेदरिंग हो सकती है, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ माउंटेन प्लेट्यू पे नहीं है, उस कंकड़ पे भी है ना। तो उसके बारे में भी सोचो कि उसकी भी बेचारे की वेदरिंग हो रही है, कि उस पर भी पाँव रख दिया, वेदरिंग हो गई, टूट गया वो। तो अगर आप कोई अगर पत्थर लेके अगर आप तोड़ देते हैं हथौड़े से, अभी बैठा बैठा है या फिर अभी बाहर जाके, वही बाहर जाती है, आप कोई कंकड़ लेके तोड़ देते हो, तो आपने वेदरिंग के अंदर क्या कर लिया, अपना योगदान दे दिया। और योगदान कौन से वाले प्रोसेस में दिया, एनिमल्स में, क्योंकि हम एनिमल्स ही हैं, ठीक है, हम क्या है, एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स से इस तरह से आपको वेदरिंग देखने को मिल जाएंगी। या इसके अलावा जैसे रेड रैबिट, अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, ये भी आप देखते हो जमीन के अंदर घुस के मिट्टी में घर बना लेते हैं, अपने बिल बना लेते हैं, होल्स बनाते हैं। ये होल जो होते हैं, ये होल्स के अगर होल हो गया वहाँ पे, इसका मतलब वो कैसा लैंड फॉर्म होगा, इरोजनल या डिपोजिशनल। इरोजन हो रहा है, वहां से वो मिट्टी निकाल दें तो इरोजन हो रहा है वहां पे, वो मिट्टी ले जाके जहां रख रहे होंगे, रैबिट मिट्टी ले जाके जहां इकट्ठी कर देगा, या उस होल के आसपास में जहां पे इकट्ठी कर रहा है वो डिपोजिशनल है, ठीक है। होल इरोजनल है, जो होल बना वो तो इरोजनल है, और उसके आसपास में जो मिट्टी उसने इकट्ठी करी, अभी देखो डायग्राम में बता दूंगा मैं, है ना, वो क्या है, डिपोजिशनल है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं, तो कभी आप अगर किसी जंगल वगैरह में आसपास में कहीं पे ऐसे देखते हो, तो रॉक होती है, रॉक के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की वो एल्गी लगी रहती है या लीचेंस लगी रहती है, एल्गी रीचेंस फंगी वगैरह, फंगस जो होती है वो लगी रहती है उस रॉक पे। और ये क्या होती है, एल्गी लीचेंस फंगन, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी यहाँ पे इन चट्टानों के ऊपर रहते हैं, वहीं पे अपना जीवन व्यापन करते हैं, मजे से रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये अपनी डेली एक्टिविटी जब कर रहे होते हैं, तो डेली एक्टिविटी करने के चक्कर में ये वहाँ पे एसिड भी रिलीज करते रहते हैं, और वो जो एसिड रिलीज होता रहता है, वो एसिड उस रॉक के ऊपर गिरेगा, तो रॉक क्या होगी, धीरे धीरे वेदर्ड होगी, वेदर्ड होगी, वेदर्ड होगी, टूटती चली जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की बातें हैं। बस ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट, है ना। तो इसके अंदर हम, आप कहोगे कि डायग्राम दिखा दो, देखो डायग्राम कितने पावरफुल डायग्राम्स है, कि पेड़ की जो रूट्स हैं, देखो पेड़ ने उसको तोड़ दिया, फाड़ दिया पत्थर को, रॉक को ही चीर दिया, इतना पावरफुल है ये पेड़, इतने पावरफुल है ट्री, है ना। देखो ये बिल बना रखे हैं, तो ये जो बिल है ये तो इरोजनल लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म तो मत कहो, मतलब इरोजनल फीचर है ये। और इसके आसपास में जहाँ पे मिट्टी को इकट्ठी कर रहा होगा, मान लो यहाँ से निकाल के कहीं इधर छोड़ रखा हो कहीं पे भी, वो उसका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो जाएगा। लैंडफॉर्म, सॉरी लैंडफॉर्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा कोई बड़ा फीचर नहीं है, लैंडफॉर्म तो एक बड़ी जगह को कहते हैं, लेकिन आप फीचर कह दो, ये तो इरोजनल फीचर है, और जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो रही है वो डिपोजिशनल फीचर है। लैंडफॉर्म तो क्या, अपन थोड़ी बड़ी जगह को जो दिख रहा है अच्छा खासा, उसको कहते हैं। ये तो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं। आगे देखते हैं, एक ये देखो लीचन लगी हुई है, और फंगस वगैरह कह दो, एल्गी वगैरह कह दो, ये इस तरह से लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रिलीज करती रहती है इस पत्थर पे, वो पत्थर को खा जाती है, खत्म कर देती है एसिड रिलीज कर करके। छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद हमको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये जो वेदरिंग वाला प्रोसेस है समझ में आया होगा, और हमें समझ में आया कि वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग तो हो गई, लेकिन फिर इसके बाद में जो इरोजन होता है उसको, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। जो चीज़ है, जो इरोडेड मटेरियल है, जो सेडिमेंट्स है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, या तो वाटर करता है, आइस करती है, ठीक है, विंड करती है, या समुद्र की वेव्स करती हैं। लेकिन सर इसके अलावा भी कोई है क्या जो इनको ट्रांसफर कर सकता है? एक चीज़ और है, ग्रेविटी। कौन है? ग्रेविटी। अगर मान लीजिए किसी पहाड़ के ऊपर कहीं पे वेदरिंग हो रही है, तो वो जो वहाँ के जो सेडिमेंट्स है वो आके कहाँ गिरेंगे, सारे नीचे। लेकिन उनको नीचे लेकर कौन आ रहा है? कोई वाटर लेकर आ रहा है? नहीं। विंड लेकर आ रही है? नहीं। वेव्स लेकर आ रही है? नहीं। कौन लेकर आ रहा है उनको? उनको लेकर आती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उनको नीचे लेकर आती है, और ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, कुछ 4-5 पार्टिकल नहीं आएंगे, अच्छा खासा पार्टिकल नीचे आ जाता है। तो होता क्या है, हम इसको देखो अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे मैंने इस लेक्चर का नाम रख रखा था वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट जो है कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ इसमें थोड़ी सी चीज जानेंगे। मास मूवमेंट क्या होता है? मास मूवमेंट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रीज। रॉक, सॉइल, डेब्रीज का डाउनवर्ड मूवमेंट होना ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आती है, वहां पे वाटर, विंड, आइस वगैरह हेल्प नहीं करती।
जैसे कि हम ये देखते हैं लैंडस्लाइड हो जाती है, तो लैंडस्लाइड में ऐसा होता है कि पूरा आके गिर जाता है जो भी मलबा होता है, तो लैंडस्लाइड इसका एग्जांपल है। ये सॉइल क्रीप इसका एग्जांपल है। सॉइल क्रीप क्या होती है? जहाँ पे ये मिट्टी के मतलब बड़े बड़े मिट्टी के से पहाड़ होते हैं, ठीक है, इनकी मिट्टियाँ जो है धीरे धीरे समय के साथ साथ किधर आ रही होती है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है, पर आते आते कुछ इस तरह का ये लैंड फॉर्म करती है। अब इसको मैं लैंड फॉर्म कह दूंगा क्योंकि अच्छा खासा दिख रहा है मुझे ये। तो इस तरह का जो लैंड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल क्रीप कहते हैं। रॉक फॉल, चट्टान का वो रॉक का गिर जाना किसी का भी, तो इस तरह की कोई चीज़ें अगर नीचे आके गिर रही है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है? अच्छा खासा एक बड़ा मूवमेंट होता है, इसको मास मूवमेंट कहते हैं। बड़ी अच्छी खासी चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं, तो ये मास मूवमेंट जो है ये भी क्या है? वेदरिंग के अंदर ही पड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कैरियर होता है, जो लेके जाने वाला एजेंट होता है, वो क्या होती है? आपकी ग्रेविटी होती है। तो हमने क्या करा आज, वेदरिंग वाला जो प्रोसेस है उसके बारे में समझा, कौन कौन वेदरिंग करता है, किस तरह से वेदरिंग होती है। तो अब हमें क्या है? वेदरिंग का सब कुछ पता है। अब हमें पता चल गया वेदरिंग क्या होती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेंगे आगे वाले, उनमें हम क्या पढ़ेंगे? इरोजनल लैंडफॉर्म को पढ़ेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को पढ़ेंगे। तो तब तक आप अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। और ये रहने देता हूँ, आप इसको लिख लेना, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब तक मैंने कोई पीडीएफ डाली नहीं है ना, तो इसको भी रहने देता हूँ। और अगर देख लूँगा, अगर मान लीजिए लगा मुझे, तो मैं इसकी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, है ना, क्योंकि मान लीजिए आगे भी ऐसा हो सकता है कुछ इस तरह के टॉपिक हो जिनमें आपको लिखने की ज़रूरत, जिसमें लिखावट ज़्यादा है। आगे मान लो कोई टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, या कोई डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो फिर मुझे आपको पीडीएफ देनी पड़ेगी। तो ठीक है, देखते हैं इसका जो भी है। अगर आप चेक कर लेना, अगर आपको नीचे लिंक में मिल जाए तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे उस लिंक के थ्रू, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका नाम यही रखूंगा पीडीएफ का, तो आप वहाँ पे अगर सर्च कर लेना, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ओके। तो ऐसी कोई अगर इन फ्यूचर और कोई दूसरी पीडीएफ भी आएगी तो मैं इस तरह से अपलोड करूंगा, उसको आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ अपलोड हो रही है। आप चैनल पे जाना और वहाँ पे उस लेक्चर का नाम सर्च कर लेना, कि अगर मान लो मैं लेक्स की करता तो आप लेक सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएगी ऐसे। लेकिन लेक की करी नहीं, इसकी करी है, तो इसको चेक कर लेना, कर दूंगा मैं। मिलते हैं अगली क्लास में, रिवीजन करते रहना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।